अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसके साथ एंट्रोपी का लिंक। ठीक है कि एंट्रोपी की टर्म जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं हमारे पास, एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एंट्रोपी है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हमने पढ़ा क्या था। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ठीक है, हमने स्टेट फंक्शंस देख लिए। इसके अलावा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था कि क्यों हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और सिस्टम वर्क डन करता है। ठीक है, फिर हमने इंटरनल एनर्जी को देख लिया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने क्या किया कि हीट कंटेंट्स हमने कहा कि जो है Q जो है वो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, वो कंडीशन देख ली थी कि कब इक्वल होती है। आप लोगों ने अगर आप दोबारा से उसको देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में देख लिया था। इसी तरह हमने क्या किया कि इंटरनल एनर्जी को और एंथैल्पी को आपस में रिलेट किया था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू E प्लस PV। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में देखा था कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था। वो अगर मैं आपको रिवाइज कर दूं कि CV इज इक्वल टू डेल E ओवर DT। ठीक है, यहाँ डेल टी था। इसी तरह हमारे पास क्या था, CP क्या था, डेल H ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर था। ठीक है, फिर हमने दोनों का रिलेशनशिप देख लिया था कि CP हमेशा ग्रेटर होती है CV से, उस कितना ग्रेटर होती है उसका डिफरेंस जो होता है वो R के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये हमने पीछे देख लिया था। फिर जस्ट एक दो टर्म्स आ गई थी हमारे पास कि एडियाबैटिक नहीं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो उस टाइम वर्क क्या होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने तकरीबन शॉर्ट सी इक्वेशन देख ली थी। मीन आप लोगों को थोड़ा बहुत कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसकी डिफरेंशियल ली थी हमने। ठीक है, इसी तरह हम प्रेशर में चेंज लेते तो उसकी डिफरेंशियल आ जाती है, और CV और CP की वैल्यूज हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कोई प्रोसेस जो है हम कैसे कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है, या कोई प्रोसेस कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जनरली हमें पता है कि अभी कह दो, हम भी कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, या अब ये भी कहते हो कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है, नेचर में हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो खुद ब खुद नहीं होते, जिनको हम इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे होते हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यानी हीट क्या या इंटरनल एनर्जी चेंजेस इसमें डील कर रही थी। ठीक है, अब क्या है कि जब साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अलावा कोई और प्रोसेस भी है, ये कोई और चीज भी है सिर्फ हीट के अलावा, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अलावा हमारे पास कोई एक और टर्म भी है जो कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई सिस्टम की रैंडमनेस। ठीक है, या सिस्टम की एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो आया था हमारे पास एंट्रोपी का कि किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी कैसी होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद एंट्रोपी की टर्म पे आएंगे। ठीक है, अ प्रोसेस विच इज रियल और नेचुरल irreversible occur without any outside assistant and move from a non-equilibrium state toward the equilibrium state is called a spontaneous और natural process। ठीक है, कि वो प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो रहे होते हैं, जो रियल प्रोसेस हमारी लाइफ में जो प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो नेचर में खुद ब खुद हो रहा है, यानी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, या कोई और प्रोसेस हो रहा है। तो मोस्टली हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, यानी कि वो दोबारा से विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरली तौर पे वो इरिवर्सिबल हैं और उन्हें हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती उसको, तो वो हमारे पास क्या है कि नेचुरल प्रोसेस हम कह सकते हैं, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर बाय इटसेल्फ, कि ये खुद ब खुद हो रहा है। इट रिक्वायर्स नो कंटिन्यूइंग आउटसाइड एजेंसी टू मेक इट हैपन, कि इसको
अकर होने के लिए यानी इसको कोई भी काम होने के लिए क्या है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए। वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम विल नॉट चेंज अनलेस डिस्टर्ब बाय सम एक्सटर्नल एनर्जी। कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है तो वो ऐसे ही रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नली हम चेंज नहीं करते। जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, तो ये खुद ब खुद हो रहा होता है। ठीक है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर टू कोल्डर बॉडी के हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ हीट ने मूव करना है तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो रही है। लेकिन अगर हमने कूलर से हॉटर में जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ गैसेस की दो गैसेस आपस में आप उनको मिक्स करो तो ऑटोमेटिकली होमोजीनियस सा मिक्सचर बना देती हैं। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट बाय फ्रिक्शन and all chemical system under given condition till will tend to undergo in a direction which will lead to establishment of equilibrium or the example of spontaneous reaction। कि हमारे पास क्या है कि वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन लगती है तो कुछ ना कुछ जो है वो हीट भी प्रोड्यूस होती है और वर्क डन होता है सिस्टम का। या वही और इसके अलावा एक एग्जांपल दी जा रही है कि वो प्रोसेस जो कि हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो रहे होंगे। One of the factors that make a process spontaneous is the lowering of internal energy or enthalpy। ठीक है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है। हम कहते हैं उसकी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, हम जब तक एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो सिर्फ यही कंसिडर किया जाता था कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो, डिक्रीज हो या उसकी एंथैल्पी डिक्रीज हो। ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब एंट्रोपी ये जब हमारे पास एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो तो फिर क्या है, तो फिर हम स्पॉन्टेनियस कैसे कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, बट द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर आर एंडोथर्मिक प्रोसेस विच प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। लेकिन कहता है कि हमारे पास क्या है कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जो डेल्टा एच था इसके अलावा कोई और चीज भी है जो कि स्पॉन्टेनियस नेचर को बताती है। Clearly, there is some other factor in addition to delta H which governs the spontaneously. Careful examination show that in each of the process, जैसा कि melting of ice है, ठीक है, and evaporation of water, there is an increase in randomness or disorderness of the system, which is called entropy. देखिए मेल्ट आइस की फॉर्म में क्या है, वाटर जो है सोल्डिफाई है, वो इतना मूव नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो वाटर में आएगा उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो आपको पता है डिसऑर्डरनेस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये एंट्रोपी है इसके अंदर। द इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी आउटवेज द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी इन दीज केसेस के एंट्रोपी का इफेक्ट जो है वो हम हीट एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे कि एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम फेवर द स्पॉन्टेनियस टी ऑफ अ प्रोसेस। के कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस उस टाइम हम कहते हैं कि जब उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, जब उसका ऑर्डर डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आगे कुछ एग्जाम्पल क्राइटेरिया दिया हुआ है उन्होंने कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, इसको आप देख भी लीजिएगा। चले मैं क्विकली इसको एक दफा कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, इन जनरल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस टू अकर नेचुरली का स्पॉन्टेनियसली, कि जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्या होगा, अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन वन वे और अन डायरेक्शनल। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा यानी इरिवर्सिबल एक्शन है। फॉर रिवर्स चेंज टू अकर वर्क हैज टू बी डन। अगर हमने रिवर्सिबल एक्शन करना है तो हमें बाहर से एक फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी या वर्क करना पड़ेगा उस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इफ द सिस्टम इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इट डज नॉट undergo any further spontaneous change in the state if left undisturbed। ठीक है, तो अगर सिस्टम हमारे पास क्या है
कि स्पॉन्टेनियसली बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाए और उसी स्टेट में वो इसी तरह उतनी देर तक रहता है जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ठीक है, टू टेक अ सिस्टम अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से दूर लेके जाना है तो फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ा है, उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ा है, यानी हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे। सम एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी डन ऑन दिस सिस्टम के, अगर हमने इक्विलिब्रियम से अवे लेके जाना है इसको। ठीक है, इफ द सिस्टम इज not in equilibrium state, a spontaneous change is inevitable. The change will continue until this, यानी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमारे पास क्या है कि हम उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं कह सकते, और सिस्टम में उस टाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ आएगा जब हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम की तरफ जो है सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज टू अकर टाइम इज नो फैक्टर। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी टेक प्लेस सेपरेटली और वेरी स्लोली, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जल्दी से भी हो सकता है और स्लोली भी हो सकता है। ठीक है, once a system is in equilibrium state, it does not undergo any further spontaneous change in state if left undisturbed। कि पिछली बात की गई सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और डिस्टर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस चेंज इज अकम्पेनिड बाय दैट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रहा है उसमें डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या डिक्रीज इन एंथैल्पी भी हो रही है साथ। ठीक है, एंट्रोपी तो हो रही है कि डिसऑर्डरनेस जिसमें ज्यादा होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन साथ में ये दो टर्म्स भी साथ। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे, इसका इनवर्स स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, द प्रोसेस is the reverse of spontaneous process. It does not proceed on its own accord and is unnatural। ठीक है, कि ये अननेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद नहीं होते ये रिएक्शन। ठीक है, हमें इनको प्रोसीड करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी मेड टू occur only by supplying energy to the system from external source, जैसे पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, कि हमने पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो हमें उसके लिए कोई जैसा हम घर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, पानी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमने मोटर लगाई होती है, मीन उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वर्क हो रहा है तो तब वो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, या फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड एंड ऑफ अ मेटल रॉड टू द हॉटर एंड, कि हीट ने ट्रांसफर करना है तो आपको पता है हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, लेकिन अगर रिवर्सिबल देना है हमने, ठीक है, कि उसको चेंज करना है तो हमें खुद से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड एट द एक्सपेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंबाइंड विद इन एंड इट्स कंपनसेटेड बाय लेटर। कि अगर हमारे पास क्या है कि होता क्या है कि अगर हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है, और चांसेस हैं कि वो जो एनर्जी गेन कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी यूटिलाइज हुई थी या प्रोड्यूस हुई थी वो वाली यूज करें और उसको ओवरऑल रिएक्शन को हम कंपनसेट कर दें वहां पे। ठीक है, लेकिन सिंपली हमारे पास क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं जो कि खुद से नहीं अकर होते, उनके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ रही है कार्नोट साइकिल से, लेकिन उसकी हम डिटेल नहीं करेंगे, मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, आप देखोगे कि पेज दरमियान से 3-4 पेजेस मैंने स्किप कर दिए, और उसके बाद मैं जो है ना एंट्रोपी की टर्म पे आऊंगी। ठीक है, चलिए हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या कहता है आपको। अब ये डील एक्चुअली कर रहा है एंट्रोपी के साथ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में देखेंगे। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड बाय नंबर ऑफ वेज।
ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी है। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, की ये हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम कोल्डर बॉडी से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं हॉटर बॉडी को, ठीक है। जैसे आप इसकी एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की ले सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, वो हॉट होती हैं, हम उनको कूल करना चाहते हैं तो वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो उसके अंदर जो है गैसेस कूल होती हैं, तो वो वहाँ से जो भी मटेरियल है हमारा उसको वो कूल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन साइकिल, कि एक हीट इंजन हम क्रिएट करें वो डिफरेंट साइकिल्स के अंदर जो है ऑपरेट हो रहा है, विच कैन कन्वर्ट हीट इनटू एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर चेंज इन दिस सिस्टम और सराउंडिंग। कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, चाहे वो डिफरेंट स्टेप्स में जा रहा है, साइकिल्स में जा रहा है, लेकिन जब भी हमारे पास क्या है कि वर्क जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट के अंदर या अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सिस्टम कोई भी वर्क कर रहा है तो सिस्टम की अपनी और उसकी जो सराउंडिंग है दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज आएगा, चाहे वो हीट का चेंज आएगा, ठीक है, या एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज आएगा। यानी सिर्फ सिस्टम में चेंजेस नहीं आती, ठीक है, सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग में भी चेंजेस आती है। अब आगे हम देखेंगे कि सराउंडिंग में चेंजेस कैसे आती हैं, ठीक है। सिंस द एंटायर यूनिवर्स इज अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस चेंज, अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी मोर कंसाइजली बी स्टेटेड कि अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने सिर्फ सिस्टम की एनर्जी को नहीं लेना, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी लेते हैं तो हम अगर कोई सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है तो इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में तो क्या हो रहा है हमारे पास एंट्रोपी, हम कहते हैं कि यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग से। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी ले रहे थे तो कुछ रिजल्ट गलत आते हैं, ठीक है। और अगर हम सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग की एंट्रोपी की बात करें कि देखो एक ही एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो और दूसरे की ऑटोमेटिकली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, लेकिन ओवरऑल जब दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रही होगी। तो वो यही सेकंड लॉ में कह रहा है कि हमने सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी नहीं लेनी बल्कि सराउंडिंग की भी लेनी है और फिर टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात करनी है, ठीक है। सिंस हम क्या कर सकते हैं, दी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो रहा है मीन्स जो है हमारे पास रैंडमनेस इन आवर यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली द एंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस इज जीरो, ठीक है। एंट्रोपी चेंज किसी भी प्रोसेस में किस टाइम जीरो होगा, जब रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है, याद रखें इरिवर्सिबल की बात नहीं हो रही, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, जैसे ए से बी में गया और बी से ए में आया, जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई उतनी एनर्जी गेन हो जाए, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी, ठीक है, कि अगर एग्जैक्टली उतनी एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो रिवर्सिबल हो जाए तब हमारे पास क्या एंट्रोपी चेंज जीरो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एन एवर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, के हमारे पास क्या है जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो सिस्टम की अगर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारे पास क्या है सराउंडिंग की उतनी एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और एनर्जी इंक्रीज जो है उसकी वजह से जब टोटल एनर्जी करेंगे ना यूनिवर्स की तो वो हमेशा हमारे पास इंक्रीज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इस लिहाज से कह रहे हैं कि एक अगर सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, क्या ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अब इन्हीं स्टेटमेंट को जो है हमारे पास प्रूव करने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट था कार्नोट, उसने एक इंजन बनाया और इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस देखे, उसमें क्या थे, आइसोथर्मल प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस
था, 4 स्टेप उसके अंदर आ रहे थे। उन चारों स्टेप के ऊपर उसने क्या किया, एनर्जी की वैल्यू देखी एंड टॉप और सारी वैल्यूज निकाल के, ठीक है, टोटल वर्क डन निकाला, एक साइकिल के अंदर कितना वर्क डन होता है, एफिशिएंसी देखी, उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी आ सकती है, तो ये सारा प्रोसेस किया, ठीक है, और ये सेकंड लॉ को प्रूव भी किया, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, आप देख सकते हो कि अगर आपके पास ये इसकी डेफिनेशन वाला पॉइंट क्या था, 4.18, और उसके बाद जो है मैं 4 आपको 22 यानी एंट्रोपी वाला बताऊंगी, ठीक है। अब इससे पहले एक आ रहे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि यही वही रिवर्सिबल एक्शन है और इसके अंदर डिफरेंट स्टेप हैं। अब ये देखो ऊपर वाला स्टेप जो सबसे नीचे वाला स्टेप है उसके रिवर्सिबल है, ठीक है। जितनी एनर्जी इधर यूज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उतनी वहां पे कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। यानी ए से बी में जा रहा है और बी से दोबारा ए में अगर एक्शन जा रहा है तो हमारे पास क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी होता है जो सेम टेम्परेचर पे, एडियाबैटिक वो होता है जो हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हीट चेंज नहीं होती। तो ये उसी कार्नट साइकिल के को ही जो है ना डिफरेंट स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि हीट चेंज है, जैसे Q1 अगर एक प्रोसेस है तो उस वो हमारे पास क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, Q1 है, और हमारे पास जो अगर सिस्टम की हीट Q2 है तो उसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। Q1 ओवर T1 प्लस Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू 0। अब इस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने सिर्फ 2 साइकिल्स लिए हैं या 2 प्रोसेस लिए, अगर हम सारे प्रोसेस ले लें, ठीक है, तो हम इसकी सुमेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि Q ओवर T इज की सुमेशन इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हों, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर लें और सारे के स्मॉल चेंज आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, यानी इसकी इंटीग्रेशन करें तो डी Q ओवर T आ जाएगा, ठीक है। और ये REV किसके लिए लिखा हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब कार्नट साइकिल हमारे पास रिवर्सिबल एक्शन ही था ना, इसलिए इसको 0 करना है, ठीक है। वो यहाँ पे कहता है कि ये जो हम इंटीग्रेशन ऑफ DQ रिवर्सिबल ओवर DT लेते हैं, यानी वो एक A पाथ से B पाथ में जा रहा है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबली क्या होगा, वो B पाथ से A पाथ पे जाए तो टोटल जो एनर्जी है, जो इसका सम है हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जो डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी था, इस टर्म को एक्चुअली एक्सप्लेन किया था क्लासियस ने, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है कि ये टर्म हमारे पास एंट्रोपी है, यानी एंट्रोपी क्या थी कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि ये इक्वेशन हमने आगे लिखनी है, क्यू ओवर टी लिखनी है, तो ये कहाँ से आ रही थी, एक्चुअली ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ रही थी और कार्नट साइकिल को एक्सप्लेन करते करते, ठीक है, साइंटिस्ट जो इस इक्वेशन में आ गए कि जो हीट सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है या सिस्टम से रिलीज हो रही है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, वो उसकी एंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब प्रोसेस कौन सा था, ये हमारे पास एंट्रोपी का था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आप लोगों को पता है, ऐसे किया जाता है। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास क्या है, सिस्टम ए से बी पे गया है, तो आपको पता है चेंज हम क्या कर लेते हैं कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो क्या होगा, फाइनल हमारे पास क्या है, ए से बी पे जा रहा है तो एस बी माइनस एस ए आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल लिमिट इसकी है ए टू बी पे सिस्टम किया है गया है और इसमें चेंज इन क्यू जितना आ रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि ds से कर सकते हैं डेल्टा की बजाय, ठीक है, डी क्यू रिवर्सिबल और व टी, ठीक है।
तो ये एंट्रोपी की इक्वेशन जो है वो कार्नट साइकिल से आई थी, ठीक है। अब हम एंट्रोपी को डिटेल में देख लेते हैं कि एंट्रोपी है क्या, और हर रिएक्शन के लिए ये एंट्रोपी चेंज किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली पेज ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी क्या है। अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। कि किसी सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल या मॉलिक्यूल आपस में करीब होते हैं, वो इतना मूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी कम है, उसमें डिसऑर्डरनेस कम है। लेकिन अगर हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो उसमें उसके डिसऑर्डरनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड से भी गैस में जाएं, तो गैस के पार्टिकल्स की तो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी रैंडमनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एंट्रोपी भी हमारे पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन। लेकिन हाँ, जूल क्यों है, देखिए हमारे पास क्या था, हीट, हीट को हम जॉल की फॉर्म में लेते हैं, टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन में, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली इसको क्या है, मोल के लिहाज से लिख रहे होते हैं कि एक मोल की ऑफ कोई भी गैस है या कोई भी चीज़ है, उसकी एंट्रोपी चेंज कितना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जॉल पर मोल पर केल्विन आ जाता है सर, ठीक है। द मोर डिसऑर्डर्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम द लार्जर विल बी एंट्रोपी, कि जितना कोई सिस्टम डिसऑर्डर होगा उसकी उतनी ही एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि ये डिपेंड किस पे करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज अ कंटिन्यूस सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, कि ये स्पेसिफिक होती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक और फाइनाइट फंक्शन ऑफ द सिस्टम है। लाइक द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। अगर ये मास ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगा, तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होगा। द चेंज इन एंट्रोपी delta S of a system is equal to the amount of heat Q added or remove reversibly, ठीक है। अब हमने देखना है कि ऊपर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की अभी बात हो रही है, ठीक है। कि चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या होगा, कि कितनी हीट हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं या फिर उससे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। The change in entropy of a system is equal to the amount of heat Q added or removed reversibly and isothermally from a system divided by the temperature, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। The entropy change of a system for any change in state is defined by, हम क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी चेंज का मतलब फिर क्या हुआ कि सिस्टम किसी एक स्टेट में है, ठीक है, अब वो दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो कितना उसकी क्या हो रही है, चेंज आ रहा है हीट कंटेंट के अंदर, हीट ऐड हो रही है या हीट रिमूव हो रही है, ठीक है। और यही हमारे पास डेल्टा एस के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड चेंज ऑफ हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अब चेंज किस में आ रहा है, हीट कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो 1/T हमने बाय निकाल लिया और डी क्यू लिख लिया, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल एक्शन के लिए है। तो हम इसको सिंपली भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है कि ये क्यू रिवर्सिबल ओवर टी आ जाता है, ठीक है। एंट्रोपी इज सच अ स्टेट फंक्शन दैट द चेंज इन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ heat absorbed by a system in a रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, के डेल्टा एस जो है हमारे पास क्या किसके इक्वल है, कि हम सुमेशन लगा दें या फिर हम इसको क्या कर दें कि इसकी इंटीग्रेशन कर लें एक स्टेट से दूसरे स्टेट की, लेकिन प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। अब हमारे पास क्या है, इफ द रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ठीक है। आपको पता है कि अगर सिस्टम क्या है, एडियाबैटिक है,
ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि जब ना तो हीट सिस्टम में ऐड हो और ना ही हीट सिस्टम से आउट हो, यानी डी क्यू इज जीरो। तो अगर हम यहाँ पे डी क्यू जीरो पुट करें तो उसका मतलब क्या आ रहा है कि ये एंट्रोपी जीरो हो गई है। ठीक है, एक्चुअली एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिर्फ जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दस इन एडियाबैटिक लिंक कंडीशन याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, एडियाबैटिक है और साइक्लिक प्रोसेस है। द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, दैट इज द एंट्रोपी डज नॉट चेंज इन सच प्रोसेस के सिस्टम के अंदर एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, या कि क्यों ना तो हीट सिस्टम में ऐड हो रही है और ना ही हीट सिस्टम से आउट हो रही है, यानी जिस सिस्टम की और सराउंडिंग की हीट कंटेंट के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा, ना तो हीट कंटेंट में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके डिसऑर्डरनेस में भी चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको जीरो की बजाय हम समटाइम ये भी कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी में चेंज नहीं आता। ठीक है, as the entropy may also be defined as the thermal property of a substance which remain constant during an adiabatic cyclic change। कि adiabatic cyclic change के अंदर एंट्रोपी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रहती है, और इसको हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस भी कह देते हैं। अब आपको ये भी पता है कि स्मॉल चेंज हो हमारे पास तो हम डी यूज करते हैं, और अगर लार्ज चेंज हो तो हम डेल्टा का यूज करते हैं एंट्रोपी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज देख लेते हैं। ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या है, जैसे हमारे पास एक ही टेम्परेचर के ऊपर, जैसे वाटर की एग्जांपल ले लूं तो वो आइस जैसे 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वो आइस में भी एग्जिस्ट करता है और 0 सेंटीग्रेड पे वो वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि फेज ट्रांजिशन हो रही है। या इसी तरह हम 100 सेंटीग्रेड पे वाटर है, ठीक है, वो अपनी एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है, मीन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है 100 सेंटीग्रेड के ऊपर। तो वहां पे एंट्रोपी चेंज कैसा आता है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला प्रोसेस कौन सा है जो हम देख रहे हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर अ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन लाइक फ्यूजन, के जब सॉलिड है वो लिक्विड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास जो है रिलीज होती है। ठीक है, कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, या हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है कि सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, सब्लिमेशन पॉइंट आए अगर किसी का, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस टाइम होती है जब कोई सिस्टम का किसी भी सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट आता है और लिक्विड और वेपर्स हमारे पास क्या है आपस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फेज ट्रांजिशन, ये कौन कौन सी फेज ट्रांजिशन हो सकती है, जैसे फ्यूजन है, सब्लिमेशन एंड वेपोराइजेशन अकर रिवर्सिबली, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, कि पानी जो है आइस में चेंज होता है, आइस जो है पानी में चेंज हो जाती है, किस किस पोजीशन पे, एट मेल्टिंग पॉइंट या सब्लिमेशन पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फॉर सच प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, कि डेल्टा एस क्या होता है, S2 माइनस S1, के पहली स्टेट में उसकी हमारे पास क्या एंट्रोपी क्या है और दूसरी स्टेट में एंट्रोपी क्या है, वेयर S2 इज द एंट्रोपी ऑफ द फाइनल फॉर्म एंड S1 इज द एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल फॉर्म। The transition take place reversibly at constant temperature, कि constant temperature के ऊपर ये हमारे पास क्या reversible process होता है, temperature and pressure, and are accompanied by the absorption or evolution of delta H of the heat for a given quantity of the substance। कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, जैसे 0 सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ भी बन रही है और पानी भी बन रहा है तो टेम्परेचर तो 0 सेंटीग्रेड ही रहा। देखो अगर आप इसको +1 सेंटीग्रेड कर दोगे तो बर्फ तो नहीं बनेगी, वो पानी में ही रहेगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वो पानी में ही रहेगा। ठीक है, या अगर आप कह दो कि -1 पे जाएगा तो वाटर क्या चाहता है कि वो बर्फ की फॉर्म में है। ठीक है, तो मीन हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें तो हमारे पास जो है
वो प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के फिर इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया तो फेज ट्रांजिशन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऐड होती है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अब आपको पता है क्यू को हम डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो वो हमें बताती है कि कितनी किसी सिस्टम से में हीट ऐड हुई है या कितनी सिस्टम से हीट रिलीज हुई है। देयरफॉर फॉर ऑल सच प्रोसेस की डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी के बजाय हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टी। अब ये ट्रांजिशन कौन सी है, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आप लिख लोगे, डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन, डेल्टा एच फॉर आप क्या कर लोगे, जैसे आप कहते हो कि मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये उसी चीज डेल्टा एच उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास क्या है, द चेंज इन ट्रॉपी इज गिवन बाय द हीट नेसेसरी टू अकम्प्लिश द ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच द ट्रांजिशन टेक प्लेस, ठीक है। जो हीट है, हीट कंटेंट आपको पता है डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द मेल्टिंग ऑफ आइस, द हीट एब्जॉर्ब इज द हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब आइस ने मेल्ट होना है तो वो क्या करेगी, थोड़ी सी हीट सराउंडिंग से लेगी, एब्जॉर्ब करेगी और वो क्या है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और ये इसकी हीट ऑफ फ्यूजन है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ये अब टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसको m लिख रही है। इट एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट Q रिवर्सिबल इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए इसको डेल्टा एच एफ लिख दिया और T को हमने T ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लिख लिया। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो कि व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसलिए बी लिख दिया इसके लिए। एट एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, की ये डेल्टा एच के साथ वेपर्स का लिख लिया कि वी ए पी वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी बी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर। दी एस आई यूनिट ऑफ एंट्रोपीज एंड एंट्रोपी चेंज आर एक्सप्रेस इन जूल पर केल्विन पर मोल। ये बात मैंने ऊपर भी की थी कि मोस्टली हम मोल की में इसको ले लेते हैं, ठीक है, कि एक मोल कोई सब्सटेंस है वो अगर आइस से वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, ठीक है, लिक्विड में, तो कितनी हीट चेंज हो रही है, वो हीट ऑफ फ्यूजन होगी इसका, ठीक है। तो उसमें एंट्रोपी चेंज कितना आ जाता है, वो यानी मोल के लिहाज से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, जो उसके यूनिट आ जाएंगे जॉल पर केल्विन पर मोल आ गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस लाइक मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे विच इज टेकन एज पॉजिटिव। आपको पता है जब सिस्टम में हीट ऐड होती है तो क्या होता है कि इसको हम क्यू पॉजिटिव लेते हैं और सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो वो नेगेटिव साइन आता है उसके साथ, ठीक है। Evaporation involve absorption of heat which is taken as positive by convention of sign, therefore delta S of these process is positive, यानी change in entropy is positive, कि entropy increase हो रही है, ठीक है। These process are accompanied by the increase in entropy. On the other hand, अगर हम reverse process लें, जैसे हमने कहा melting of ice है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि आइस की फॉर्मेशन हो या हमारे पास क्या है, वेपर्स जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस है। जैसे फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन इन्वॉल्व द एवोल्यूशन ऑफ हीट विच इज टेकन एज नेगेटिव, कि क्यू नेगेटिव होता है, देयरफॉर फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है। फॉर दिस प्रोसेस आर अकम्प्लिश्ड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होती है, लेकिन ये एंट्रोपी सिर्फ सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग को देखोगे तो ओवरऑल एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज होती है। यहाँ पे जैसे आपने ये देखना है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर एंट्रोपी देखो डिक्रीज हो रही है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम एक्सपेंशन भी कह रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आइसोथर्मल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो है एंट्रोपी चेंज
क्या होता है, ठीक है। इन द रिवर्सिबल isothermal expansion the system absorb q reversible unit of heat from the surrounding। कि आइसोथर्मल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रिवर्सिबली कोई भी गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। अब देखिए एक्सपैंड होने के लिए उसको क्या एनर्जी चाहिए, तो वो क्या कर रही है कि क्यू रिवर्सिबल एनर्जी जो है वो गेन कर रही है, ठीक है। सिंस द सराउंडिंग सप्लाई दिस हीट टू सिस्टम दस द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, कि हीट सराउंडिंग जो है सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी अपनी हीट तो कम होगी, ठीक है। अब वो सिस्टम कितनी आप ये कह लो कि गेन कर रहा है, वो क्यू रिवर्सिबल गेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, जितनी सिस्टम गेन कर रहा है उतनी हमारे पास सराउंडिंग में डिक्रीज आ रहा है, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। द एंट्रोपिक चेंज फॉर अ सिस्टम सफर बाय द सराउंडिंग इज, अगर सिस्टम हमारे पास क्या है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी है, तो सराउंडिंग में क्या है, इसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। सिस्टम में ऐड हो रही है तो सराउंडिंग से रिलीज हो रही है, तो एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग इज माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, ठीक है। कि हमारे पास क्या होगा कि जितनी सिस्टम में ऐड हो रही थी उतनी सराउंडिंग से रिलीज हो रही है, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे टोटल एंट्रोपी लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स की एंट्रोपी, आप ये कह दो कि टोटल एंट्रोपी लेंगे सिस्टम और सराउंडिंग की प्लस करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। कि अब यहाँ पे क्या था, एज दी सेकेंड लॉ रिक्वायर्स डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, के इसकी यहाँ से भी हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक स्टेटमेंट प्रूव हो रही है कि हमारे पास क्या था, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या हो सकता है, कि हमारे पास अगर हमारा वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करने हैं तो फिर क्या होगा, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। फॉर अ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम, एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, V1 से V2 पे सिस्टम चला गया, वी मेक यूज दैट द एक्सपेरिमेंट फैक्ट दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन द इट्स टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि वो डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर हम ये कह दें तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तब डेल्टा ई में चेंज नहीं आ रहा, और ये इक्वेशन हमारे पास है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ आपने देखो क्यू जब हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करता है और वर्क डन होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इसका मतलब है कि डेल्टा ई तो खत्म हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू निकालना है, क्यू रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अब ये वर्क कौन सा होगा, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में ये हो रहा है तो ये वर्क डन आपने पीछे देखा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, वहां पे क्या है कि V1 से V2 पे जा रहा है, सिस्टम का प्रेशर कितना है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर आएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर अब फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है हमारे पास, तो और चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर की जगह हम एक्सटर्नल प्रेशर लिखेंगे, या फिर अगर हम गैस का प्रेशर भी लिखें तो तभी वो हमारे पास ये आ जाएगा ना हमारे पास, कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, चाहे हम गैस का प्रेशर ले लें चाहे हम एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे ले लें, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे V1 से V2 में जा रहा है क्योंकि सिस्टम की हो रही है एक्सपेंशन। अब आपको पता है P किसके इक्वल होता है, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कि हम क्या कर सकते हैं, P जो प्रेशर है सिंपल, हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT ओवर V, ठीक है। तो हम P की जगह वैल्यू पुट कर दें कि P ऑफ गैस है अगर, ठीक है, तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 वॉल्यूम से V2
और पी ऑफ गैस की जगह हमने क्या किया, nRT ओवर V कर दिया, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में V था वो dV के साथ नीचे चला गया, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है dV ओवर V की इंटीग्रेशन क्या आती है, log नेचर V2 ओवर V1 आएगा। अब V आता है, अब उसकी जब लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट पहले लिखते हैं और लोअर लिमिट बाद में लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log नेचर V2 ओवर V1 या V2 माइनस log नेचर V1 बन जाएगा। तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। बाकी ये nRT कांस्टेंट था तो कांस्टेंट आ गया इसकी जगह पे। ये क्या बन गया, Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT log नेचर V2 ओवर V1। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या निकाला, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकाली और हमें पता है कि एंट्रोपी की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी टी है और क्यू रिवर्सिबल के नीचे एंट्रोपी वाली में भी डिनोमिनेटर में टी है, तो टी टेम्परेचर कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग नेचर V2 ओवर V1। और आपको पता है लॉग नेचुरल को खत्म करें तो हम इसको सिंपल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है 2.303 लॉग, ठीक है। और साथ ही में एन आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले उसको मल्टीप्लाई करने और फिर लॉग लिख रहे हैं, लॉग V2 ओवर V1। और आपको बॉयल्स लॉ से पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशनशिप में आते हैं। तो यही वही बात है कि यहाँ पे क्या लॉग V2 ओवर V1 है तो प्रेशर क्या बनेगा, यहाँ पे P1 एंड P2 बनेगा। तो वो दोनों हम प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 7 और 8 इक्वेशन नंबर बन जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि इसका solution क्या बना है। It can be seen from equation 7 and 8. The entropy of system increases as the volume increase. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगी, यानी सिस्टम V1 से V2 पे जाएगा, यानी एक्सपेंशन होगी। जब V2 ग्रेटर होगा V1 से तो हमारे पास क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज आएगी। आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि V2 न्यूमरेटर में है, जितनी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना जो है हमारे पास एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। और इसका उल्टा हमारे पास क्या है, प्रेशर है कि जितना प्रेशर डिक्रीज होगा यानी कि P1 छोटा होगा, प्रेशर डिक्रीज मीन P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, प्रेशर कम होगा तो आपको पता है ना कि एक्सपेंशन होगी, तो वहां पे प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, तो तब हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होती है। लेकिन इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि अगर कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन हो तो V2 जो है वो लेस देन होता है V1 के। यहाँ आप ये कह दो कि P1 इज लेस देन P2, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि वहां पे कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन से जब होता है तो हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज होती है, ठीक है। आपको पता है P2 क्या है, P2 डिनोमिनेटर में है, तो जब अगर इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज है, तो अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है और साथ अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसमें हमने एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी लेनी होती है और फिर टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर तो हमने कहा था कि एंट्रोपी जो है वो जीरो हो गई है, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल में एंट्रोपी हम जीरो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे सिस्टम की जीरो हो सकती है लेकिन उसके साथ जो सराउंडिंग होती है उसकी एंट्रोपी में चेंज आ रहा होता है, यानी एक चीज अगर सिस्टम की डिक्रीज हो रही है
तो हमारे पास क्या सराउंडिंग की इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो दोनों में से किसी ना किसी को मिला के हम पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन हमारे पास आइसोथर्मल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात होगी आई थिंक इसके अंदर, ठीक है। कंसीडर नाउ द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम V1 to V2 कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है और इरिवर्सिबल है, यानी एक दफा सिस्टम एक्सपेंड हो गया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा। सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस फॉर अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, हमें पता है। Thus we can use equation 7 for the isothermal irreversible expansion of the system. हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 7 को यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम की हमारे पास अगर हम दोबारा इक्वेशन नंबर 7 देख लें तो ये क्या वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग नेचुरल V2 ओवर V1, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेकिन हमारे पास इरिवर्सिबल एक्शन है। नाउ जस्ट एज आइसोथर्मल, जैसे कि हमारे पास ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की थी, वही इक्वेशन हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ डज दैट द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन डिफर फ्रॉम द रिवर्सिबल प्रोसेस, कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपस में कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो रिवर्सिबल एक्शन है उसी का ही इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन करा है। सपोज द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज कैरिड आउट अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, के अगेंस्ट जा रही है जीरो एक्सटर्नल फोर्स के। पहले तो हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये उसके अगेंस्ट आई मीन हमें कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हमारे पास देन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रोवाइड करते, एक्चुअल में तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, अगर हम इसको नहीं प्रोवाइड करें तो फिर इसका मतलब है इसमें वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। देन W is equal to 0 since the system does not work on surrounding and delta E is equal to 0 for an isothermal process, हमें पता है डेल्टा E भी 0 होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो डेल्टा E क्या है 0, और हम कह रहे हैं कि कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर, तो W भी क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या हो गया, 0 हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहेगी, Q क्या थी, इरिवर्सिबल एक्शन के लिए Q कितना आया, वो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। Therefore no heat is lost by the surrounding, which means that the entropy change of the surrounding is 0, कि हमारे पास क्या एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हमारे पास क्या बन गया, Q स्टार, स्टार किसके लिए लिखाया है, इरिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है। देखें आप जहां पे भी रिवर्सिबल था उसके साथ ऊपर वाली सारी इक्वेशन में रिवर्सिबल लिखा हुआ है। इरिवर्सिबल को या तो इसके साथ इरिवर्सिबल लिखा जाता है या इसके साथ ये स्टार लगाया है आप लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए Q क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब है सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं हो रही। द टोटल एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस इज, टोटल कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो हमारे पास क्या था, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की वैल्यू हमने निकाल ली थी कि वो कितनी है, एन आर लॉग नेचर V2 ओवर V1, और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज क्या आई, 0। यानी कि आप देखो टोटल एंट्रोपी 0 नहीं हुई, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। आपको पता है V2 ग्रेटर होता है एक्सपेंशन में, तो एंट्रोपी में भी इंक्रीज आएगा यहाँ पे, विच इज ग्रेटर देन 0 since V2 is greater than V1, ठीक है। The entropy change of the universe is greater than 0 as a result of irreversible spontaneous expansion of the system, कि जब भी सिस्टम इरिवर्सिबल एक्शन शो करेगा और एक्सपेंशन होगी, ठीक है, गैस की, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल एक्शन जिसे हम कहते हैं, तो क्या होता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो इंक्रीज होती है, वो 0 से ज्यादा होती है, ठीक है। एज द सेकेंड लॉ रिक्वायर्स, सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट भी ये थी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती है, इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस चेंजेस आर इरिवर्सिबल,
ये हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। हेंस इन ऑल सच प्रोसेसेस देयर इज ऑलवेज नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो नहीं होती। अब इक्वल टू जीरो किसके लिए होती है, आपको याद होना चाहिए कि इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या है, वो साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस की जीरो होती है। ठीक है, और लेकिन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से ग्रेटर। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, ठीक है, जो कि प्रोसेस खुद से नहीं होते, वो जो है उनकी क्या हो सकती है, उनमें एक सिस्टम की नेगेटिव हो सकती है, सराउंडिंग की जो है वो उसके लिहाज से करस्पॉन्डिंग होती है, लेकिन टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज हो रही होती है, या रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होती है। ठीक है, फॉर वेयर डेल्टा एस इज जीरो इज वैलिड फॉर द इरिवर्सिबल नेचुरल प्रोसेस, वेयर डेल्टा एस इज जीरो इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, only process accompanied by the increase in entropy proceeds spontaneously. ठीक है, thus the entropy contain the answer of the question where why certain process have high chance to occur spontaneously and why certain process have practically no chance to occur. ठीक है, इस अगर कोई spontaneous reaction उसी टाइम होगा जब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो तो हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ये। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, हम इसको भी देख सकते हैं कि वही पिछली इक्वेशंस ही हैं जो कि पहले भी आप लोगों ने देखी हुई हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। आपने मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर देखा था, ये उसी से वही इक्वेशन यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अगर आपको वो आता है तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा डेल वी क्या होगा, जीरो। वी मस्ट इमेजिन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज नेवर मोर देन इनफाइनाइटली infinitesimally different from the temperature of the system। कि हम क्या कह रहे हैं कि डेल वी जीरो करने हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस लेने हैं। ठीक है, कि जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस देखो हम इसलिए ले रहे हैं, और टेम्परेचर क्या है वहां पे बहुत स्मॉल चेंज है, यहाँ भी कह लो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कि जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है उतना ही हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर है। ई बीइंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इट्स कंप्लीट डिफरेंशियल इज इक्वल टू, अब जो ई थी इंटरनल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करी थी, टेम्परेचर पे एंड वॉल्यूम पे। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन लें तो टेम्परेचर के लिहाज से भी आएगी और वॉल्यूम के लिहाज से भी आएगी। तो वही काम किया है, एक दफा वॉल्यूम के लिहाज से लिखी है, एक दफा टेम्परेचर के लिहाज से लिखी है। तो क्या बन गई इक्वेशन कि डी ई इज इक्वल टू कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये सारा डी टी आ गया उसका डेरिवेटिव, प्लस कर्ली ई ओवर कर्ली टी, कर्ली वी आएगा वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो डेल ई की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, आपने पीछे देखा हुआ है। ठीक है, सी वी इंटू डी टी, और ये इक्वल है हमारे पास डी डेल्टा एस। ठीक है, एंट्रोपी की इक्वल आ जाती है कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करें डी टी के साथ तो ये टी डेल्टा एस की इक्वल आ जाती है। उसने बताया भी है पीछे कि कहाँ से आई है, कि सी वी हमें पता है कि क्या था, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, कि हमारे पास क्या हो रहा है, क्यू किसके इक्वल है, क्यू ओवर टी किसके इक्वल था, डेल्टा इसके। तो इसलिए हमने क्यू की जगह पे क्या क्यू निकालना है तो टी को डेल्टा एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी और
इंटू डी टी ओवर टी। कि ये इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गई। अब देखो वॉल्यूम चेंज तो जीरो हो गया, यानी ये सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। डी भी हमने जीरो कर दिया था, सिर्फ जो पहली टर्म है उसका हमने डिफरेंशियल लेना था, उसकी भी हमने इक्वेशन यूज कर ली उसकी जगह पे, ठीक है। ये क्या बन जाती है कि डी एस इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी ओवर टी। अब टेम्परेचर है, हम कह रहे हैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर था, ठीक है, कि बहुत कम चेंज है, तो वो हम कह रहे हैं T1 से T2 पे जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो हम ये है कि इंटीग्रेट कर देते हैं इसको T1 से T2 पे, ठीक है। तो जब आपको पता है कि CV तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएगी, और dt ओवर टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 बन जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर चेंज इन टेम्परेचर एट एनी सब्सटेंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ऊपर वाली जो 12 थी, ठीक है। फॉर द एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हम प्रेशर के लिए कर सकते हैं, और Cp आएगा, अब यहाँ पे Cv नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि डेल्टा एस यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 Cp dt ओवर T। अब ये आपको पता है, इफ द टेम्परेचर इज, इफ टेम्परेचर इंटरवल इज स्मॉल, ठीक है, इंटरनल नहीं है ये इंटरवल है, ठीक है। CV एंड CP कैन बी रिगार्डेड एट कांस्टेंट, और हम क्या कर सकते हैं कि ये इसको कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल चेंज है टेम्परेचर में, तो ये इनको हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, और उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और ये वैल्यूज निकाल लेंगे हमारे पास डेल्टा एस की एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, more frequently the CP and CV cannot be taken at constant, the exact form of the temperature dependent must be known before 12 and 13 to be integrated। क्या हमने यहाँ पे इसको कांस्टेंट ले लिया है ताकि हम जो है एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकें। तो ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको रिलेट कर लेना है पिछले वाले लेक्चर्स के साथ, और जो है अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है।